मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं और व्यंजन पढ़ चुके हैं। तो स्वर हम लोगों ने देखा है, स्वर कुल 11 होते हैं, लेकिन इनके प्रकार अगर देखा जाए तो एक मूल स्वर हो जाता है, मूल को ही लघु स्वर कहते हैं और दूसरा दीर्घ स्वर हो जाता है। तो व्यंजन में 11 स्वर हैं। व्यंजन में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले का से माँ तक स्पर्श व्यंजन हो जाता है, फिर या रा लावा अंतस्थ हो जाता है, तीनों सा और हा ऊष्म हो जाता है, उसके बाद चार छ त्रंग ज्ञा और सरा ये संयुक्त हो जाते हैं। तो अभी हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। एक इसके बाद आता है तीसरा प्रकार जो होता है वो अयोग वा होता है। अयोग का अर्थ ही होता है जो योग न हो। जैसे अयोग अर्थात योग न हो, योग न होने पर भी जो साथ है, जैसे ना तो सब स्वर में गिना जाता है अयोग वा को, ना तो स्वर में हम गिन सकते हैं और ना व्यंजन में, लेकिन प्रयोग दोनों के साथ होता है। तो आइए आज हम लोग अयोग वा दो होता है, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। तो आइए हम लोग आज अनुस्वार और विसर्ग को देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? यह स्वर के बाद आने वाला वह व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से होती है। जैसे अनुस्वार हमेशा नाक से इसकी ध्वनि होती है और स्वर या व्यंजन के बाद ये आता है, तो इसमें हो जाएगा अंगूर, और दूसरा उदाहरण हो जाएगा अंगद, और तीसरा उदाहरण हो जाएगा कंकण या कंकड़। जो भी, चाहे आप कंकन कहें और चाहे कंकड़ कहें, तीनों जो है अनुस्वार के ही उदाहरण हैं। हमने कहा अनुस्वार किसे कहते हैं? जो स्वर व्यंजन के साथ जो स्वर या व्यंजन नाक से बोला जाता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अगला देखते हैं विसर्ग। विसर्ग किसे कहेंगे? विसर्ग स्वर के बाद आने वाला वह व्यंजन है, इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे हम हा का उच्चारण करते हैं उसी तरीके से यहाँ विसर्ग का भी उच्चारण यहीं से होता है। तो उदाहरण में जैसे देखें अतः, अतः देखिए हा की तरह आ रहा है, अतः स्वतः मनोकामना या मना कामना, ये भी है। अभी हम जैसे देखें स्वर में लगभग लगभग विसर्ग स्वर के साथ लगा रहता है। जैसे ही उदाहरण एक देख लेते हैं। अभी हमने एक कहा है अतः, तो हम इसमें देखिए अतः में अभी यहाँ आ आपको दिख रहा है ना, अतः को आधा कर देंगे तो यहाँ आ निकाल लेंगे, यहाँ स्वर हो जाएगा। ये अतः में जो है विसर्ग होगा, लेकिन विसर्ग लगभग लगभग शब्दों स्वर के साथ लगा होता है। अगला एक नोट देखिएगा, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, लेकिन किंतु इन दोनों के सहारे इनको बोला जाता है। जैसे हम क्या समझे, अयोग वा कौन है? अनुस्वार है और विसर्ग है। तो विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग को अगर हम देखें, या तो न स्वर है और न व्यंजन है, लेकिन बोला जाता है दोनों के सहारे। तो यही हो जाएगा। आगे हम लोग अभी देखते हैं, आइए हम लोग अनुनासिक वर्ण देखते हैं। अनुनासिक वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। तो जैसे गांव हो जाएगा, जैसे चंद्र बिंदु वाला होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे गांव, दांत और आंगन, ये सब जो हैं ये कौन से हैं? ये अनुनासिक हैं। उसके बाद तीसरा आता है निर्नुनासिक, मतलब निर मतलब नहीं और अनु नासिक, जो नाक से ना बोला जाए, उसे कौन कौन से वर्ण कहेंगे? जैसे एक हो गया अनुस्वार और चंद्रबिंदु, बाकी ये यम गणनम जो है ये इतने हैं। इन सब को हम नाक से बोलते हैं। इनके अलावा जितने शब्द हैं वो सब निर्नासिक वर्ण हो जाएंगे, अर्थात नाक से नहीं बोले जाएंगे। और इसके बाद छठा देखते हैं हम नासिक वर्ण। अब देखिए पलट जा रहा है सीधा यहाँ से। अब देखिए वह वर्ण जो नाक और मुंह से बोले जाते हैं उनको हम ये कहते हैं। ये क्या है? ये अनुस्वार है, ये चंद्र बिंदु है, यम है, अंगा है, या है, ड़ा है, ना है, मा है। इन सब को हम नाक और मुंह से उच्चारण करते। तो हमने क्या पढ़ा है? निर्नासिक वर्ण वही होंगे जो नाक से नहीं बोले जाएंगे। तो अनुस्वार, चंद्र बिंदु और ये पंचमाक्षर जो हैं ये नाक से नहीं बोले जाएंगे। बाकी जितने ये सब हैं ये नाक से बोले जाएंगे। ठीक, आगे हम लोग अभी देखते हैं। एक आता है, हाँ,
आइए हम लोग देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वह वर्ण होते हैं जो एक दूसरे से बने होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं एक प्रसन्नता, तो प्रसन्नता में देखिए पा को हम आधा करेंगे, रा पूरा रहेगा तभी तो यहाँ प्र बनेगा, और प्रसन्नता यहाँ से हो गया ऐसे, ये प्रसन्नता हो गया क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर, दो वर्णों से मिलकर बना है। इसी तरीके से दूसरा वर्ण हो जाता है एक अक्षुण्ण, तो इसको छ को हम लोग छत्री वाला जो है उसको हम लोग आधा का और उसके बाद मूर्धन्य स से जानते हैं तो ये छ बनता है। तो यहाँ ये जो है संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का अर्थ यही होता है दो जो वर्ण मिलकर बने वही संयुक्त है। अगला हम लोग देखते हैं युग्मक। युग्मक का अर्थ ही होता है जोड़ा, दो जो एक ही वर्ग के जोड़े के साथ रहे। जैसे देखिए एक ही शब्द के साथ अगला वर्ण जो है वही दूसरा भी रहे। जैसे दिल्ली, दिल्ली ये युग्मक है क्योंकि यहाँ भी ला है और यहाँ भी है तो जोड़े में हो जा रहा है। जैसे बिल्ली, कच्चा और उसके बाद पत्ता, यहाँ भी चा दो है और यहाँ ता है, यहाँ ला है, यहाँ ला है, तो इसका अर्थ हो जाएगा युग्मक वर्ण कौन होंगे, वह वर्ण जो अपने साथ वाले वर्ण के साथ रहें वो जो है युग्मक हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण वो होते हैं जो दो वर्णों के साथ होते हैं। जैसे बुढ़ा, अभी देखिए ये डा ढा होता है द्वित्व वाला हो जाता है, इसमें भी आधा है तब द्वित्व वर्ण। ये जो है द्वित्व वर्ण बुढ़ा और गड्ढा द्वित्व वर्ण हो जाएंगे। आगे हम लोग अगली क्लास में फिर देखते हैं।